एक ऐसा आदमी जिसने पूरे यूरोप को घुटनों पर ला दिया, एक ऐसा सम्राट जिसने दुश्मन से ज्यादा खुद की महत्वाकांक्षा ने हराया, और एक ऐसा योद्धा जिसका नाम आज भी इतिहास की दीवारों पर तलवार की धार की तरह चमकता है। यह नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन क्या सच में नेपोलियन को किसी ने हराया, या वह खुद अपनी ही बनाई आग में जल गया? इस सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही खतरनाक होती चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर शेखर और आप देख रहे हैं एडुसन, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं उस दौर में जब एक छोटा सा कौशिकल लड़का दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट। एक साधारण सैनिक से यूरोप का सम्राट बनने तक का सफर। कहते हैं इतिहास में कुछ लोग जन्म नहीं लेते बल्कि इतिहास उनके लिए जन्म लेता है, और उन्हीं में से एक नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। वह व्यक्ति जिसने फ्रांस को अराजकता से उठाकर साम्राज्य का सिंहासन पर बैठा दिया, जिसके कदमों की आहट से पूरे यूरोप की नींद उड़ जाती थी और जिसकी हार के बाद उनकी महानता तलवार की धार की तरह चमकती है। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे, एक साधारण सैनिक से सम्राट बनने वाले व्यक्ति की कहानी। साल 1769, भूमध्य सागर के बीच एक छोटा सा द्वीप कोर्सिका, यहीं जन्मा एक दुबला पतला शांत स्वभाव का बच्चा नाम नेपोलियन। उसका परिवार किसी अमीर खानदान से नहीं था, लेकिन एक सपना था दुनिया को बदल देने का। बचपन से ही वो अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वह चट्टानों के बीच खड़ा होकर सेनाओं की चालें बनाता था। जहां दूसरे बच्चे कहानियां सुनते थे, वह जूलियस सीजर, सिकंदर महान और हनीबल की किताबें पढ़ता था। और शायद यहीं से इतिहास ने उसके कानों में कहा होगा, बेटा तुम्हारी दुनिया राह देख रही है। फ्रांस की सैन्य स्कूल, एक अकेला लड़का, एक असाधारण दिमाग। नेपोलियन को फ्रांस भेजा गया सेना की पढ़ाई के लिए। वह वहां अजनबी था, न कोई दोस्त न कोई पहचान, लेकिन जो चीज उसके पास थी वह थी दिमाग और महत्वाकांक्षा की आग। कैडेट कॉलेज में उसने गणित, युद्ध नीति, तोपखाने और रणनीति में ऐसा कमांड बनाया कि बड़े बड़े अफसर भी चौंक जाते थे। कहा जाता है नेपोलियन कोपेनहेगन की लड़ाई का पूरा नक्शा याद कर सकता था, और वह घंटों तक युद्ध की काल्पनिक योजना बनाता रहता। लोग मजाक उड़ाते, ये छोटा बच्चा क्या जनरल बनेगा? लेकिन उसके भीतर एक आवाज कहती थी, तुम एक दिन जनरल नहीं साम्राज्य खड़ा करोगे। फ्रांस की क्रांति, एक देश जल रहा था। इधर फ्रांस जल उठा, क्रांति शुरू हो चुकी थी। राजा, रानी और सरदार सब पर जनता का गुस्सा फूट रहा था। देश टूट चुका था। हर तरफ खून, विद्रोह और अराजकता चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन ऐसे समय में एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वह थी लीडरशिप। और यही वह क्षण था जब इतिहास ने उसे पुकारा, नेपोलियन तुम आगे बढ़ो। टूलोन की लड़ाई में उसे एक छोटा सा मौका मिला जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दी। 1793 राजा के समर्थकों और ब्रिटिश सेना ने टूलोन नामक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के हाथों से देश का एक बड़ा हिस्सा निकलने वाला था। नेपोलियन को मौका दिया गया, केवल तोप खाने की प्रभारी, लेकिन उसने वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने रात रात भर तोपों की पोजीशन बदली, जमीन की ऊंचाई नीचाई को हथियार बना दिया, और सुबह होते ही एक ऐसा हमला किया कि ब्रिटिश सेना भागने पर मजबूर हो गई। टूलन जीत लिया गया और इतिहास में लिखा गया, एक 24 साल का युवक फ्रांस को बचा गया। उसी दिन उसे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। यह सिर्फ प्रमोशन नहीं था, यह था फ्रांस के भविष्य का दरवाजा खुलना। इटली अभियान, नेपोलियन का पहला कदम महानता की ओर। 1796 में नेपोलियन को दिया गया इटली का कमांड। एक ऐसी सेना जो भूखी थी, फटी हुई वर्दियों में और लड़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। लेकिन नेपोलियन ने आते ही कहा, तुम भूखे हो, मैं तुम्हें गौरव दूंगा। तुम कमजोर हो, पर मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। यूरोप तुम्हारा नाम याद रखेगा। सैनिकों में जान आ गई। नेपोलियन ने इटली में वह कर दिखाया जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने यूरोप के सबसे ताकतवर सेना ऑस्ट्रिया को हरा दिया। पहाड़ों, नदियों, खाइयों, हर जगह उसने एक रणनीति का ऐसा खेल खेला कि दुश्मन समझ भी नहीं पाता और हार जाता। नेपोलियन अब सिर्फ जनरल नहीं था, वह बन चुका था यूरोप का सबसे खतरनाक दिमाग। मिस्र अभियान, नेपोलियन का सबसे महत्वाकांक्षी दांव। दुनिया में एक ऐसा साम्राज्य था ब्रिटेन, जिसे हराना मुश्किल था। नेपोलियन सीधे ब्रिटेन पर हमला नहीं कर सकता था, तो उसने सोचा, अगर मैं ब्रिटेन को हिंदुस्तान जाने से रोक दूं तो उसका व्यापार टूट जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे साहसिक कदम, मिस्र अभियान। रेगिस्तान में लड़ाई, पिरामिडों की छाया में तोपें, और एक जनरल जो हर युद्ध में पहले बोलता, सिपाहियों ये पिरामिड 40 सदियों से तुम्हें देख रहे हैं। मिस्र अभियान ने दुनिया को दिखाया, यह सिर्फ योद्धा नहीं, यह इतिहास को जीते हुए लिखने वाला इंसान है।
हालांकि ब्रिटिश सेना ने उसकी नौसेना को नष्ट कर दिया, लेकिन युद्ध भूमि पर नेपोलियन लगभग अजेय रहा। फ्रांस का टूटना और एक नेता का उभरना। इधर फ्रांस फिर अराजकता में था, सरकार कमजोर, अर्थव्यवस्था नष्ट, देश अंदर से टूट चुका था। और इसी समय फ्रांस की जनता बोल उठी, हमें नेपोलियन चाहिए। नेपोलियन ने अवसर देखा और 1799 में उसने बिना एक भी गोली चलाए फ्रांस की सरकार को पलट दिया। वह बना फर्स्ट कॉन्सल, यानी देश का सर्वोच्च नेता। और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी विजय यात्रा, एक सम्राट बनने की यात्रा। नेपोलियन ने आते ही फ्रांस को कागज पर नहीं, जमीन पर बदलना शुरू किया। नई शिक्षा व्यवस्था, सड़कें, पुल, इमारतें, बैंक ऑफ फ्रांस, आधुनिक प्रशासन, नेपोलियन कोड, उसने सारी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल दिया। आज भी दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में नेपोलियन कानून का प्रभाव है। इसका मतलब क्या है? नेपोलियन आज भी जिंदा है अपने विचारों में। 1804 वह पल जब इतिहास कांप उठा। जनता उसे पहले से ही नेता मान चुकी थी। फ्रांस उसकी तलवार पर भरोसा कर चुका था और सेना उसके लिए मरने को तैयार थी। और फिर 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट, इम्पेरर नेपोलियन घोषित कर दिया। पोप उसे ताज पहनाने आए, लेकिन नेपोलियन ने कहा, मेरी ताकत मेरे हाथों में है। और उसने खुद अपने सिर पर ताज रखा। पूरे यूरोप में हलचल दौड़ गई। एक साधारण कॉर्सिकन लड़का आज यूरोप का बादशाह बन गया। उसके सम्राट बनते ही पूरा यूरोप हिल चुका था। 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित करते ही नेपोलियन ने यूरोप को संदेश दे दिया, अब युद्ध मेरे नियमों पर होंगे। यूरोप की लगभग सभी राजशाहियां फ्रांस की ताकत से डरने लगी। ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रूसिया सब एकजुट होकर बोले, नेपोलियन को रोको, वरना पूरा यूरोप बदल जाएगा। लेकिन इतिहास ने जो लिखा था वह कोई रोक नहीं सकता था। नेपोलियन ने कहा, अगर दुनिया मेरे खिलाफ है तो मैं दुनिया पर विजय प्राप्त करूंगा। ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई, वॉर ऑफ थ्री एम्पायर्स। साल 1805, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, धुंध में गायब होती सेनाएं, और एक तरफ अकेला फ्रांस, दूसरी तरफ साम्राज्यों का गठबंधन। यही थी ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई, जहां 3 सम्राट आमने सामने थे, रूसी सम्राट, ऑस्ट्रिया सम्राट और फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन। नेपोलियन ने दुश्मन को भ्रमित करने के लिए अपनी सेना को कमजोर दिखाया और उसे जाल में फंसने दिया। जब गठबंधन की सेना घाटी में गहराई तक उतर चुकी थी, नेपोलियन ने हाथ उठाया और कहा, अब हमला। फ्रांसीसी सेना बिजली की गति से टूट पड़ी। घाटी में फंसी ऑस्ट्रिया रूस की सेना पूरी तरह तबाह हो गई। इतिहास ने इसे नाम दिया नेपोलियन की सबसे महान जीत। इस जीत के बाद यूरोप का नक्शा बदल गया। ऑस्ट्रिया घुटनों पर आ गया, रूस पीछे हट गया और ब्रिटेन अकेला पड़ गया। नेपोलियन अब यूरोप का बिना ताज का बादशाह बन चुका था। वह सैन्य जीनियस था, यानी ऐसा दिमाग जो भविष्य देखता था। नेपोलियन की रणनीति की यह एक खास बात थी कि वह युद्ध को 64 खानों की बिसात की तरह नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप की तरह देखता था। उसके पास बेमिसाल गति, अद्भुत योजना, खतरनाक साहस और सैनिकों पर जादुई प्रभाव था। हर लड़ाई को वह पराजय को भी विजय में बदल देता था। सभी यूरोपीय राजाओं को डर था कि अगर यह आदमी 10 साल और जिंदा रहा तो यूरोप में केवल एक ही कानून होगा, और वह कानून होगा नेपोलियन का कानून। नेपोलियन का अगला कदम रूस की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था यह कितना जोखिम भरा होगा। लेकिन इसी महान दिमाग ने एक दिन दुनिया का सबसे कठिन अभियान का फैसला लिया, रूस पर हमला। साल 1812 नेपोलियन के पास 6 लाख से ज्यादा सैनिकों की सबसे बड़ी सेना थी। इतनी सेना यूरोप ने इतिहास में कभी नहीं देखी थी। लेकिन रूस ने एक ऐसा खेल खेला जिसने युद्ध को नेपोलियन से छीन लिया। रूस पीछे हटता गया, गांव जलाता गया, भोजन नष्ट करता गया। इसे कहते हैं स्कॉस्ट अर्थ पॉलिसी। नेपोलियन की सेना खाली शहरों और राख के रास्तों पर बढ़ती गई। मॉस्को तक पहुंचकर भी वहां सिर्फ जली हुई इमारतें थी। फिर आया रूसी सर्दी का कहर, -40 डिग्री, बर्फ में दबती सेनाएं, भूख, ठंड और बीमारी, रातों में गिरते हजारों सैनिक। नेपोलियन ने स्वीकार किया, मैंने सेना नहीं खोई, मैंने पूरा राज्य खो दिया। 6 लाख में से बमुश्किल 40-50 हजार सैनिक ही वापस लौटे। यह था नेपोलियन के साम्राज्य का टर्निंग पॉइंट। अब सभी यूरोपियन देश एक हो चुके थे। रूस अभियान के बाद यूरोप ने नेपोलियन को घेर लिया। ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रूस और ब्रिटेन सब ने मिलकर कहा, अब या कभी नहीं। 1813 में लीप्जिग की लड़ाई, जिसे बैटल ऑफ नेशंस कहा जाता है, नेपोलियन हार गया। पहली बार इतिहास ने देखा कि यह योद्धा भी हराया जा सकता है। निर्वासन, एक सम्राट का सबसे दुखद रात। 1814 में नेपोलियन को अपने सिंहासन से उतरना पड़ा। उसे भेज दिया गया एल्प्स के दक्षिण में एक छोटे से द्वीप पर, एल्बा पर। वह जिसने यूरोप को झुकाया था, अब एक द्वीप का राजा बनकर रह गया।
रात में जब वह समुद्र की ओर देखता और कहता, मेरा साम्राज्य वहाँ है पर मैं यहाँ हूँ। लेकिन क्या नेपोलियन जैसे व्यक्ति को एक द्वीप रोक सकता था? नहीं। 100 डेज, वह वापसी जिसने दुनिया को हिला दिया। 27 फरवरी 1815 नेपोलियन ने एल्बा से भागने का फैसला किया। कुछ वफादार सैनिकों के साथ वह फ्रांस की धरती पर पहुंचा। उसका सामना फ्रांसीसी सेना से हुआ, जहां एक जनरल ने उसे गोली मारने का आदेश दिया। नेपोलियन आगे बढ़ा बिना हथियार और बोला, सिपाहियों, क्या तुम अपने सम्राट पर गोली चलाओगे? पल भर में सारी सेना उसकी तरफ दौड़ गई। फ्रांस फिर एक बार नेपोलियन के साथ खड़ा था। इस 100 दिन की वापसी ने यूरोप को कांपने पर मजबूर कर दिया। वाटरलू, वह लड़ाई जो इतिहास में अमर हो गया, लेकिन यूरोप ने तय कर लिया था इसे अब खत्म करना ही होगा। 18 जून 1815 वाटरलू का मैदान। नेपोलियन के सामने ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और प्रूशिया के ब्लूसर की संयुक्त सेना थी। नेपोलियन बीमार था, बारिश से जमीन दलदल बन चुकी थी, तोपें ठीक से चल नहीं रही थी और समय उसके खिलाफ था। फिर भी उसने वह कर दिखाया जो एक महान सेनापति करता है, अंत तक लड़ना। लेकिन किस्मत भी कभी कभी साम्राज्यों को गिरा देती है। शाम होते होते नेपोलियन हार गया। उसने कहा, मेरी किस्मत वाटरलू में दफन हो गई। उसे निर्वासन दिया गया सेंट हेलेना द्वीप पर। वाटरलू के बाद ब्रिटेन उसे भेजा गया दुनिया के सबसे दूर स्थलों में से एक, सेंट हेलेना। अफ्रीका से भी बहुत दूर, समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप। यहीं चट्टानों और तूफानों वाले इस द्वीप पर नेपोलियन ने अपने आखिरी दिन बिताए। वह हर रात समुद्र की ओर देखता और कहता, मैंने फ्रांस को मिट्टी से उठाकर गौरव दिया, पर मैं इंसान था। हर इंसान कभी कभी गलत भी होता है। 1821 में 51 साल की उम्र में नेपोलियन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके अंतिम शब्द थे, फ्रांस आर्मी जोसेफाइन, यानी फ्रांस, उसकी सेना और उसकी पहली प्रेमिका। लीगेसी, मरकर भी जिसको मारा नहीं जा सकता। नेपोलियन सिर्फ एक नाम नहीं, वह एक विचार है। आज भी उसका प्रभाव दुनिया के 70+ देशों के कानून, यूरोप का आधुनिक नक्शा, आधुनिक प्रशासन, सैन्य रणनीति, शिक्षा व्यवस्था और फ्रांस का गौरव सब में दिखाई देता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान, ही वॉज डिफीटेड बट नेवर डिस्ट्रॉयड। उसने एक बार कहा था, यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट किल माई आइडियाज। और सच ही है, आज 200 साल बाद भी नेपोलियन यूरोप के मानचित्र पर एक परछाई की तरह मौजूद है। वह गया नहीं है, वह इतिहास बन गया। नेपोलियन हार गया, लेकिन वह मिटा नहीं, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में जीतते नहीं, वो इतिहास बन जाते हैं। उसने साम्राज्य खोया, लेकिन दुनिया को बता कर गया कि एक इंसान की इच्छा शक्ति कभी कभी राष्ट्रों से भी बड़ी होती है। आज भी यूरोप के नक्शे में, कानूनों में और युद्ध की रणनीतियों में नेपोलियन की परछाई जिंदा है। लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है, अगर नेपोलियन रूस न जाता तो क्या वह दुनिया पर राज करता? क्या इतिहास पूरी तरह बदल जाता? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। धन्यवाद।